बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने माइटोसिस को बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर लिया हुआ है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मियोसिस को। मियोसिस जो है ना, वो एक स्पेशल टाइप की सेल डिवीजन होती है जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, यानी ऐसे सेल्स जिन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है। हमारी बॉडी में ना दो तरह के सेल्स हैं, एक है सोमेटिक सेल्स और एक है जर्म सेल्स। सही है, दो तरह के सेल्स, एक सोमेटिक और एक जर्म सेल्स। जो सोमेटिक सेल्स है ना, वो नॉर्मल सेल्स होते हैं जो हर जगह प्रेजेंट है, जैसे हमारी स्किन में, इंटेस्टाइन में, लिवर में, हर जगह पे जो सेल्स प्रेजेंट है ना, वो सोमेटिक सेल्स है हमारी बॉडी में। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सेल्स प्रेजेंट है ना, जिन्होंने रिप्रोडक्शन करनी है, वो कौन से सेल्स होते हैं? जर्म सेल्स। जो सोमेटिक सेल्स है उनमें तो माइटोसिस होती है ना, सिंपल सेल डिवीजन होती है, जिसमें एक पेरेंट सेल से दो हमारे पास बन जाते हैं डॉटर सेल्स, और उन दोनों के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स का नंबर सेम होता है, जैसे कि पेरेंट सेल में होता है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ वगैरह में, और सेल यहाँ कहीं पे अगर कोई डैमेज हो गया है तो वहां पे उसके रिप्लेसमेंट में, रीजनरेशन में, इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, जिन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है, उसमें कौन से सेल्स होते हैं? जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स में जो सेल्स की डिवीजन होती है ना, वो मियोसिस से होती है, जिसमें एक पेरेंट सेल से हमारे पास जो है वो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। और इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर भी सेम नहीं रहता, जैसे इसमें तो 46 था ना सब में, लेकिन इसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल में तो 46 है, लेकिन डॉटर सेल्स में कितने होते हैं? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं, ये आगे चल के हम डिटेल से पढ़ते हैं और क्यों होते हैं। तो मियोसिस जो है ना, वो एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें हर डॉटर सेल के पास जो है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हर डॉटर सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स आते हैं? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। टोटल कितने हैं? 46। तो 46 का हाफ कितना होगा? 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। जितने पेरेंट सेल के पास थे यानी 46 थे, उसका हाफ जो है वो किसके पास आते हैं? डॉटर सेल्स के पास। ये मियोसिस की डेफिनेशन है। अच्छा, मियोसिस में क्या होता है कि एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल होता है। डिप्लॉइड कहते हैं 2n को, यानी जिसके पास दो सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के, दो सेट। एक सेट कितना होता है? 23 का सेट होता है एक, और दो सेट कितने हो गए? 46 के। यानी होमोलोगस पेयर्स होते हैं ना, इनके पास क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस पेयर, जो जोड़ी होती है वो प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब क्या है कि पेरेंट सेल डिवाइड होगा और क्या बनाएगा? 4 डॉटर सेल्स बनाएगा, और वो चारों क्या होंगे? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड होता है 1n, यानी जिसके पास एक जोड़ी है क्रोमोसोम की। हाफ क्रोमोसोम्स है, 23 क्रोमोसोम्स इनके पास प्रेजेंट है। अच्छा, अब आगे ना डिप्लॉइड की डेफिनेशन आपको बताई हुई है कि डिप्लॉइड क्या होता है। डिप्लॉइड का मतलब है जिसमें क्रोमोसोम्स जो है वो आपके पास किस में प्रेजेंट है? पेयर्स में प्रेजेंट है। पेयर्स क्या है कि एक सेट पेरेंट का और एक सेट मदर का। रिप्रोडक्शन के दौरान ऐसे ही होता है ना कि जो पेरेंट का सेल होता है, मतलब एक फादर सेल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं, और जो मदर का सेल होता है उसे क्या कहते हैं? एग कहते हैं। और इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है और क्या बनता है? जाइगोट बन जाता है। अच्छा, ज़ाइगोट से ही आगे चल के बेबी वगैरह बनता है। तो जो है वो डिप्लॉइड के अंदर क्या, डिप्लॉइड का मतलब क्या है कि जिसके अंदर पेरेंट का सेल और पेयर, फादर का और मदर का दोनों प्रेजेंट है, यानी दोनों पेयर्स प्रेजेंट है। 23 के दोनों पेयर्स प्रेजेंट है, और 46 क्रोमोसोम्स हैं। 2n इसको हम कहते हैं। और हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो चुका है? हाफ हो चुका है, यानी कि सिर्फ एक सेट प्रेजेंट है 23 क्रोमोसोम्स वाला। इसके अंदर कोई पेयर नहीं है क्रोमोसोम्स का, यानी फादर और मदर का कोई भी इसके अंदर पेयर वगैरह, या होमोलोगस क्रोमोसोम जो सिस्टर क्रोमैटिड्स की फॉर्म में होते हैं, इस तरह का कुछ भी पेयर इसके पास प्रेजेंट नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, और एक ही ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का सेट होता है, 1n इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस को किसने डिस्कवर किया था? ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है कि इसको 1876 में एक जर्मन बियोलॉजिस्ट था, यानी एक बियोलॉजिस्ट था जो लाइफ को स्टडी करता था, और वो जर्मन था, जर्मनी का रहने वाला था, और उसका नाम क्या था? ऑस्कर हर्टविग। उसने इसको डिस्कवर किया था। मियोसिस के अंदर हमारे पास जो है वो दो डिविजन होते हैं, यानी मियोसिस में दो तरह से डिविजन होती है, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। अच्छा, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं मियोसिस 1 को। मियोसिस 1 में वो कह रहे हैं कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। होमोलोगस का मतलब क्या होता है कि पूरी एक जोड़ी, यानी पेयर की फॉर्म में, जिसमें हमारे पास जो है वो फादर और मदर दोनों का पेयर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम, एक डिप्लॉइड सेल के। इस तरह से ना ये जो हमारे पास एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, जो हमने बहुत दफा अपने पिछले लेक्चर्स में देखा है, उसके अंदर एक पेयर ये जो होता है ना, ये दो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, एक फादर से होता है और एक मदर से होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? होमोलोगस। इस तरह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जो पेयर की फॉर्म में होते हैं। और डिप्लॉइड सेल जो 2n है, जिसके अंदर फादर का भी प्रेजेंट है और मदर का भी प्रेजेंट है, 46 क्रोमोसोम्स है। अच्छा, एक प्रॉपर इस तरह का जो क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाते हैं? वो सेपरेट हो जाते हैं
और क्या बना देते हैं, हेप्लॉइड डॉटर सेल्स। यानी मियोसिस वन, जो पहला मियोसिस के फेजेस में जो पहली डिवीजन है ना, दो तरह के डिवीजन, एक मियोसिस वन और एक मियोसिस टू है। मियोसिस टू जो है ना वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, ये बहुत सिंपल है, इसको समझने आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि माइटोसिस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। और मियोसिस वन को हम थोड़ा सा समझते हैं एक्सप्लेन में। अच्छा, लेकिन जो है ना मियोसिस वन, उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है ना वो डिवाइड होता है। सबसे पहले तो वो दो टोटल सेल्स बना देते हैं, और ये वो फेज होता है जिसमें ये 46 से 23 में चेंज हो चुका होता है। यानी पेरेंट सेल से 2n जो डिप्लॉइड पेरेंट सेल है वो जो दो हेप्लॉइड बना देता है डॉटर सेल्स। मियोसिस वन के अंदर ही ये हेप्लॉइड हो चुके होते हैं। आगे जो मियोसिस टू है वो तो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है ना। माइटोसिस में तो आपको पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास सेम रहते हैं। तो फिर आगे चल के जो मियोसिस टू होगी ना, उसमें क्या होगा, यही जो एक एक सेल है ना, ये माइटोसिस के थ्रू दो दो सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, और इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो सेम ही रहेगा ना। जैसे इसमें 23 था तो इनमें भी 23 ही रहेगा। इस तरह से ये भी दो दो में, तो इस तरह हमारे पास एंड हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, चार हमारे पास डॉटर सेल्स बन जाएंगी एक पेरेंट सेल से। अब मियोसिस वन में क्या होता है, जो सबसे मेन हमारे पास है मियोसिस का फेज, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होता है और दो हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बना देता है। ये मियोसिस वन के अंदर ही ये हेप्लॉइड हो चुके होते हैं डॉटर सेल्स। अब मियोसिस वन के भी चार फेजेस है, जैसे माइटोसिस के हमने चार फेजेस देखे थे ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। मियोसिस वन में भी इसी तरह से चार फेजेस के नाम है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मियोसिस वन और मियोसिस टू में ये डिवाइड हुए हुए है ना, तो इस वजह से यहाँ पे प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन कहेंगे, और जब मियोसिस टू पढ़ेंगे तब हम इनको प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू कहेंगे। और इसके लिए मैंने आपको एक निमोनिक बताया था जब हम माइटोसिस को पढ़ रहे थे, कि आपने इन चारों के नाम, चारों को सीक्वेंस से याद रखना है ना, क्योंकि आपने इनका सीक्वेंस नहीं खराब करना पेपर में, कि एनाफेज पहले लिख दें या टीलोफेज पहले लिख दें और प्रोफेज बाद में लिख रहे हो, ऐसे नहीं करना। जिस तरह से ये है, क्योंकि ये इसी सीक्वेंस से डिवीजन होती है, ये एक जो है वो पूरा सीक्वेंस से इवेंट होता है, तो आपने इसके सीक्वेंस को नहीं खराब करना। तो आप ना एक इसके लिए निमोनिक याद रखें, पी मैट। पी मैट आपने वर्ड याद रखना है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। अगर आपको याद ना आ रहा हो ना पहले क्या था बाद में क्या था, तो आपने ये वर्ड अपने माइंड में जो है वो दोहरा लेना है, पी मैट। आगे अब हमारे पास मियोसिस वन का जो पहला फेज है ना वो है प्रोफेज वन। इस फेज के दौरान क्या होता है, सबसे पहले तो जो क्रोमेटिन है ना, क्रोमेटिन जो कि हमारे पास नॉर्मली जब सेल नॉर्मल होता है ना, जब वो डिवाइड नहीं हो रहा होता, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है ना वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। यानी इस तरह से ना जो क्रोमोसोम होता है वो बिल्कुल यूं धागे की फॉर्म में यूं बिखरा हुआ पड़ा होता है, स्प्रेड हुआ हुआ। लेकिन जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो क्रोमोसोम क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, यानी वो सुलझ जाता है, थोड़ा बहुत सिकुड़ जाता है, एक शेप में आ जाते हैं, और वो क्या बना देते हैं, वो इस तरह से क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम की शेप में आ जाता है। अब हर क्रोमोसोम के अंदर दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। ये जो है ना, ये एक क्रोमेटिड है क्रोमोसोम का, और ये दूसरा क्रोमेटिड है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक क्रोमोसोम के ऊपर जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। अच्छा, जो डीएनए है ना वो ऑलरेडी इनके अंदर रेप्लिकेट कर चुका होता है मियोसिस से पहले ही। में हमने सबसे पहले कौन सा फेज पढ़ा था, इंटरफेज पढ़ा था ना सेल साइकिल में, सबसे पहले कि जब सेल जो है वो डिवाइड होने के बाद इंटरफेज में चला जाते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनेलिज को डेवलप करते हैं, सेल की ग्रोथ होती है, और उसी के अंदर जो है वो एक सिंगल जो क्रोमेटिड होता है वो डुप्लीकेट होकर सिस्टर क्रोमेटिड अपने साथ बना के क्रोमोसोम की फुल जो है वो शक्ल में आ जाता है। और उसके अलावा डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल वगैरह है वो भी रेप्लिकेट होता है, उसकी भी कॉपी बनती है। तो मियोसिस से पहले ही डीएनए तो रेप्लिकेट हो चुका होता है इंटरफेज में ही। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है ना वो एक दूसरे के क्लोज मूव करना शुरू कर देते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है, क्रोमोसोम्स की एक जोड़ी, वो एक दूसरे के क्या करते हैं, वो क्लोज मूव करना शुरू कर देते हैं। ये देखें, ये ना दो सिस्टर, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, सही है। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, क्योंकि इसके ऊपर दोनों सिस्टर क्रोमेटिड साथ अटैच है। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के क्लोज मूव करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के पास आना शुरू कर देते हैं। अब इसके ऊपर भी ये दोनों जो क्रोमेटिड्स अटैच हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और इसके भी ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो अब क्या होगा, इस फेज में ये दोनों जो है वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाएंगे ना, फिर क्या होगा, ये पेयर अप कर लेंगे, यानी एक दूसरे के साथ पेयर बना लेंगे, अटैच हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। और हर पेयर जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम का, उसको हम क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर
4 जो है वो क्रोमैटिड्स होंगे, 4 क्रोमैटिड्स। एक होमोलोगस पेयर जो है ना, एक होमोलोगस क्रोमोसोम और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम मिलके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक पेयर बन जाएगा ना, उसको हम टेट्राड कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो 4 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब कैसे? देखिए, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम था, क्योंकि इसके ये पूरा जो है ना, जिसके अंदर दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं, उसको हम कहते हैं होमोलोगस। अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स मिले और इन्होंने मिलके एक पेयर बना दिया। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? इस प्रोसेस को हमने कहा साइनेप्सिस, जिसमें ये दोनों क्लोज है, मूव किए, इन दोनों ने मिलके एक पेयर बना लिया। अब ये पेयर बन गया। अब इस पेयर के अंदर जो है वो 4 क्रोमैटिड्स हैं, 2 इस क्रोमोसोम के, 2 इस क्रोमोसोम के। तो इस वजह से इस पेयर को हम क्या कहते हैं? टेट्राड, बिकॉज इट हैज 4 क्रोमैटिड्स। अच्छा, अब उसके बाद आगे क्या होगा कि जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, यानी इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ जिप्ड हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर, और एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बना देंगे। इस तरह से ना ये एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बना देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? कियासमाटा कहते हैं, कियासमेटा कहते हैं। अब कैसे? ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक, अब ये दोनों तो है ना सिस्टर क्रोमैटिड्स। ऊपर हमने देखा ना कि ये जो है ये भी सिस्टर है जो एक क्रोमोसोम के ऊपर अटैच है, ये 2 क्रोमैटिड्स जो एक क्रोमोसोम के ऊपर अटैच है, ये भी सिस्टर है। लेकिन ये जो है ना, इसके क्रोमैटिड्स वो इसके लिए नॉन सिस्टर है और इसके क्रोमैटिड्स इसके लिए नॉन सिस्टर, यानी ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर हैं, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर है, बाकी ये दोनों भी आपस में नॉन सिस्टर है और ये दोनों भी आपस में नॉन सिस्टर है। इसके दोनों क्रोमैटिड्स और इसके दोनों क्रोमैटिड्स आपस में क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अब क्या होगा? ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, ये क्या होंगे? आपस में जिप्ट हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ये आपको नजर आ रहा है? ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो गए? आपस में अटैच हो गए हैं, इनके दरमियान ये जिप्ट हो गए हैं। अच्छा, अटैच हो गए, और ये जो बनेगा ना इनके दरमियान, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, ये आपको नजर आ रहा होगा, एक्स की तरह का ये स्ट्रक्चर है। इस तरह से एक्स की शेप का ये स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कियासमेटा कहते हैं। अच्छा, अब क्या होगा आगे? हमारे पास हर कियासमेटा जो है वो एक क्रॉसिंग ओवर की साइट है, यानी कि किस तरह, अब ये कियासमेटा बन गया ना, अब ये जो इसका पोर्शन है वो इसकी तरफ इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और जो इसका ये पोर्शन है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखिए, मैंने आगे आपको ट्रांसफर हुए हुए दिखाए हैं कि इसका जो पोर्शन उसके साथ अटैच हुआ हुआ था ना, वो इसमें ये हो गया है ट्रांसफर, ये, और जो उसका पोर्शन उसके साथ अटैच हुआ हुआ था वो ये इसमें ट्रांसफर हो गया है। तो अब क्या हुआ? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इस क्रोमोसोम के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो इसमें आ गए, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो इसमें आ गए, यानी जो जेनेटिक मटेरियल था वो दोनों के दरमियान क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया इस प्रोसेस के थ्रू। तो इन पोर्शंस के एक्सचेंज होने के दौरान क्या हो गया कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी जो जेनेटिक मटेरियल था वो आपस में इनका वो हो गया, ट्रांसफर हो गया। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अपना डीएनए एक्सचेंज कर लेते हैं और एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। यानी फादर वाले क्रोमोसोम के ऊपर से थोड़ा सा डीएनए जो है वो मदर वाले क्रोमोसोम में चला गया। अब दोनों के डीएनए क्या हो गया? मिक्स हो गए। इसी वजह से तो डाइवर्सिटी आती है ना, जेनेटिक चिल्ड्रन जो है वो डिफरेंट होते हैं थोड़े बहुत अपने पेरेंट्स से। बच्चों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर के होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर के होते हैं, कुछ उनके अपने मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से मिक्स होते हैं या ट्रांसफर होते हैं, वो इसी क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। और ये क्रॉसिंग ओवर जो है वो सिर्फ मियोसिस में होती है, ये माइटोसिस में नहीं होती। आगे अब ये आपके पास ना क्रॉसिंग ओवर की डायग्राम दी हुई है। क्रॉसिंग ओवर में आप देख सकते हैं ये 2 जो है उन्होंने क्रोमोसोम बताए हुए जो सेंट्रोमियर के ऊपर जैसे अटैच हुए होते हैं ना क्रोमैटिड्स, ये एक जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स है जो सेंट्रोमियर के ऊपर अटैच है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, और ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है जो सेंट्रोमियर के ऊपर इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच है। अब ये दोनों आपस में तो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, और ये दोनों ब्राउन भी आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, और ये दोनों ब्लू भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन ये एक दूसरे के लिए क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। फिर क्या होगा कि ये जो है वो जिप्ट हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर, और क्या बना देंगे? एक क्रॉसिंग ओवर करके एक्सचेंज कर लेंगे सेगमेंट्स को, और ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं एक्स शेप, जिसको हम क्या कहते हैं? कियासमेटा। ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे भी ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके बाद क्या होगा कि इस एक्स शेप स्ट्रक्चर के दौरान ये आपस में ये जो सेगमेंट्स है ना, इन सेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। ये पोर्शन, इसका पोर्शन इधर आ गया, इसका पोर्शन उधर चला गया, इनके दरमियान में सेगमेंट्स एक्सचेंज हो गए, और इस एक्सचेंज के दौरान जो इनमें डीएनए था या जो जेनेटिक मटेरियल था वो भी एक्सचेंज हुआ, जिसके थ्रू जो है वो जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, यानी बच्चों में जो पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, कुछ फादर की, कुछ मदर की, और कुछ मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इस तरह से। तो वो इसी तरह होती हैं कि ये क्रॉसिंग ओवर जो होती है ना क्रोमोसोम्स में मियोसिस के दौरान, ये क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के भी प्रोफेज 1 में ये क्रॉसिंग ओवर होती है। ये आपने याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर कब होती है? जिसमें जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती हैं, वो मियोसिस के प्रोफेज 1 में होती है। और अब यहाँ पे आप देखें, इसका सेगमेंट इधर आ गया और इसका सेगमेंट
उधर चला गया। अब इसके थ्रू क्या हुआ कि कुछ इसके जो पोर्शन थे, इसका जो जेनेटिक था मटेरियल वो इधर आ गया और इसका उधर चला गया, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें, और इसी तरह से जो है वो बच्चों में ये कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती हैं, कुछ मदर की और कुछ पेरेंट की। अब नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहे हैं कि प्रोफेज 1 के जो बाकी के इवेंट्स हैं ना, वो तो माइटोसिस के जैसे ही हैं। अभी हमने जो क्रॉसिंग ओवर देखा है, इसमें साइनेप्सिस, टेट्राड ये सब बना, वो तो माइटोसिस जैसा नहीं था ना, वो सिर्फ मेयोसिस में होता है और मेयोसिस के प्रोफेज में होता है। लेकिन आगे अब जो कुछ होना है ना, वो सेम माइटोसिस जैसा है। जैसे माइटोसिस में न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया था। न्यूक्लियोलस क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर जो ये सेल है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, एक डेंस सा बड़ा प्रोमिनेंट सा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो डिसअपीयर हो जाता है, वो गायब हो जाता है प्रोफेज में। उसके अलावा जो है न्यूक्लियर इन्वेलप, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि इस मटेरियल ने जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो पहले उसकी मेम्ब्रेन का टूटना जरूरी है। सेंट्रियोल्स जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। इस बात का क्या मतलब है? न्यूक्लियस के पास हमारे पास एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, जिसमें ये दो ना सेंट्रियोल्स होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर 90 के एंगल पे इस तरह से पड़े होते हैं, और इनका जो पेयर होता है ना सेंट्रियोल्स का, इसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। अब जब हमारे पास सेल की डिवीजन शुरू होती है ना, वैसे तो सेंट्रियोल्स का एक ही पेयर होता है, यानी एक ही सेंट्रोसोम होता है सेल के अंदर नॉर्मली। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन होती है ना, तो ये सेंट्रोसोम जो है ना वो डुप्लीकेट हो जाता है, यानी दो हमारे पास सेंट्रोसोम बन जाते हैं। अब ये जो दो सेंट्रोसोम बनते हैं ना, ऐसे एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास सेल है ना, सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, ये भी डिसअपीयर हो गया, ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है सही है न्यूक्लियस के पास। अब जब सेल डिवीजन होनी होती है, तो ये दो सेंट्रोसोम बन जाते हैं, यानी इसने खुद को डुप्लीकेट कर लिया। अब एक जो है वो इस साइड पर माइग्रेट कर जाते हैं और एक जो है वो इस साइड पर माइग्रेट कर जाता है। न्यूक्लियस के एक इस पोल पे चला जाता है, इस किनारे पर, एक दूसरे किनारे पर चला जाता है, और जब ये दूसरे इस तरह से मूव करते हैं ना, यानी एक इस तरफ आ गया और एक इस तरफ आ गया, न्यूक्लियस सेंटर में है, तो अब इनके दरमियान में क्या बन जाते हैं? स्पिंडल्स बन जाते हैं। इस तरह से ना धागे धागे से फाइबर्स बन जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। इस तरह जब ये एक इस पोल की तरफ और एक इस पोल की तरफ जाता है, तो यहाँ पे वही बता रहा है कि सेंट्रियोल्स जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं और उनके दरमियान में स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं, यानी एक नेटवर्क बन जाता है धागों का, और उसके साथ आगे चल के क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं। वो कैसे होंगे वो हम देखते हैं। अच्छा, सब इसके बाद हमारे पास जो अगला फेज आता है ना, वो क्या आता है? वो आता है मेटाफेज 1। प्रोफेज 1 के बाद कौन सा फेज है? मेटाफेज 1। अब इसमें क्या होगा कि ये जो टेट्राड है, टेट्राड क्या है? जो भी हमने देखा था, ये चार का जो हमारे पास पेयर बन रहा था, जिसको हमने क्या बोला था? टेट्राड बोला था। ये जो हमारे पास क्या है? टेट्राड है। टेट्राड जो है वो क्या करेंगे? वो अटैच होना शुरू हो जाएंगे इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर क्या होता है? सेल का ये जो सेंटर होता है ना, ये इसको हम कहते हैं इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के ऊपर अटैच होना शुरू हो जाएंगे और क्या बना देंगे? मेटाफेज प्लेट बना देंगे। अब ये जो मेटाफेज प्लेट है ना, मियोसिस 1 की मेटाफेज प्लेट, इसी तरह से हमारे पास जो माइटोसिस थी उसमें भी मेटाफेज प्लेट बनी थी ना, और मियोसिस में भी मेटाफेज प्लेट बनेगी। अब मेटाफेज प्लेट जो है मियोसिस 1 की, इसके अंदर क्या होता है कि दो स्पिंडल फाइबर्स आके जो है वो अटैच होते हैं दोनों पोल्स से, और एक होमोलोगस क्रोमोसोम का ये जो पेयर हमारे पास बना हुआ है ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, इसके साथ जब हमने मेटाफेज प्लेट देखी थी माइटोसिस की, तो उसमें क्या होता था कि एक क्रोमोसोम होता था ना हमारे पास, एक क्रोमोसोम होता था, सॉरी किस तरह बन गया, एक क्रोमोसोम होता था हमारे पास। तो क्या होता था कि इस साइड से भी एक स्पिंडल आता था और इस साइड से भी एक स्पिंडल आता था, और वो इसके साथ आके अटैच हो जाता था हर क्रोमोसोम के पेयर के साथ, और इस तरह से क्रोमोसोम्स के ये जो थे ना वो सेंटर में लाइन हो जाते थे सेल के इक्वेटर में, और मेटाफेज प्लेट बना देते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? टेट्राड प्रेजेंट है। तो एक से तो काम नहीं चलेगा ना कि एक इस साइड से और एक इस साइड से आए, तो हमें दो दो जो है वो स्पिंडल्स चाहिए होंगे टेट्राड के साथ अटैच होने के लिए। ये जो चार है ना हमारे पास, ये जो चार हमारे पास बने हुए इस तरह से, तो दो इस साइड से स्पिंडल्स आएंगे, दो इस साइड से स्पिंडल्स आएंगे और इसके साथ अटैच होंगे। तो यहाँ पे यही बात की हुई है कि दो स्पिंडल्स आएंगे दोनों पोल से, एक पोल से भी दो स्पिंडल्स, दूसरे पोल से भी दो स्पिंडल्स आएंगे, और वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का ये जो पेयर बना हुआ है ना, उसके साथ आके क्या होंगे? अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरा फेज है ना मियोसिस 1 का, वो है एनाफेज 1। इसमें क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम्स के साथ आके अटैच हुई है ना, वो क्या करने लग जाएंगी? वो उसको पीछे की तरफ पुल करने लग जाएंगी, यानी क्रोमोसोम के साथ वो स्पिंडल आकर अटैच तो हुआ था इधर, अब ये क्या करे? इसको पीछे की तरफ जो है वो पुल करना शुरू कर देगा, पीछे की तरफ ऐसे इसको ना खींचना शुरू कर देंगे। अब जब ये इसको पीछे की तरफ खींचेगा ना, तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन पेयर की फॉर्म में सेपरेट होंगे ना, क्योंकि ये तो अब चार हो चुके थे, यूं चार क्रोमोसोम्स थे, चार क्रोमेटिड्स थे, लेकिन अब क्या होगा कि इनका एक पेयर, यूं दो पेयर पेयर जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। अब हर क्रोमोसोम का जो पेयर है ना, वो एक पोल की तरफ पुल हो जाएगा, यानी एक
एक पोल की तरफ एक चला गया, दूसरे पोल की तरफ दूसरा चला गया, क्योंकि दोनों पोल से, दोनों किनारों से स्पिंडल फाइबर जाके अटैच हुए हुए थे ना। अभी हम डायग्राम से इसको देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। दोनों किनारों से आके स्पिंडल फाइबर जो है वो इस तरह से सेंटर में जो क्रोमोसोम था उसके साथ दोनों साइड से आके अटैच हुए हुए थे। तो अब ये भी पुल कर रहे हैं, ये भी पुल कर रहे हैं ना, दोनों पुल कर रहे हैं, ये भी पुल कर रहे हैं और ये भी पुल कर रहे हैं। तो अब हाफ जो है वो इस तरफ चले जाएंगे और हाफ जो है वो उस तरफ चले जाएंगे, दूसरे पोल की तरफ। तो इस तरह से क्या होगा, हेप्लॉइड सेट बन जाएगा क्रोमोसोम का हमारे पास। हेप्लॉइड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या हो चुका होता है, हाफ हो चुका होता है, क्योंकि हाफ एक पोल की तरफ और हाफ एक पोल की तरफ चले गए। लेकिन क्रोमोसोम अभी भी सिस्टर क्रोमैटिड्स की फॉर्म में है। इसका क्या मतलब है कि एक क्रोमोसोम जो है ना सेंट्रोमियर होता है ना सेंटर में, और उसके साथ हमारे पास यूं जो ये दो क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं ना। जब हमने माइटोसिस में देखा था एनाफेज को, तो जब एनाफेज हुई थी माइटोसिस में, तो हमारे पास जब ये सेपरेट हो गए थे ना तो यूं हो गए थे, यानी एक एक क्रोमैटिड बन गया था, हमारे पास सिंगल सिंगल क्रोमैटिड बन गया था। लेकिन ये जो मियोसिस का एनाफेज वन है ना, इसमें तो अभी भी ये सिस्टर क्रोमैटिड्स की फॉर्म में ही सेपरेट हुए हैं, क्योंकि लिए हमारे पास अब तो ये टेट्राड बन चुका था ना, चार थे, तो इसमें से एक हाफ इधर चला गया, हाफ इधर चला गया, तो अभी भी ये है तो सिस्टर क्रोमैटिड्स की फॉर्म में। उसमें तो टेट्राड नहीं बना था ना, उसमें तो सिंगल इसी तरह से क्रोमोसोम था, तो उसका एक क्रोमैटिड इस तरफ को चला गया, जब पोल बने और उसने खींचा तो एक क्रोमैटिड इस तरफ को चला गया, तो यूं सिंगल सिंगल फॉर्म में ये सेपरेट हो गए थे। जब माइटोसिस हुई थी तो उसमें इस तरह से सेपरेशन हुई थी कि एक क्रोमोसोम जो था वो हाफ हो गया था, हाफ क्रोमैटिड इधर, हाफ क्रोमैटिड इधर। लेकिन इसमें क्या हो गया, ये टेट्राड बन चुके थे प्रोफेज के दौरान, इस तरह से दोनों मिलकर टेट्राड बन चुके थे। अब जब ये सेपरेट होंगे ना, तो एक पूरा क्रोमोसोम इस पोल की तरफ और एक पूरा क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा, तो ये अभी भी जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स की ही फॉर्म में होंगे। अब टीलोफेज वन में क्या होगा, टीलोफेज वन में ये जो स्पिंडल्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे, यानी ये जो स्पिंडल्स इनको खींच रहे थे ना, ये जो धागे जो दोनों साइड से आ रहे थे और इस तरह से इनको खींच रहे थे, जिसमें क्रोमोसोम अटैच होकर हाफ इधर चले गए थे, अब ये क्या हो जाएंगे, ये डिसअपियर हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, नया न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगा। न्यूक्लियर इन्वेलप हमारे पास प्रोफेज वन में गायब हुआ था ना। अब क्या होगा कि सेपरेशन तो हो गई ना न्यूक्लियर मटेरियल की, तो हाफ इधर चला गया मटेरियल, हाफ इधर चला गया, तो दोनों के इर्द गिर्द जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगा। इस साइड वाले के इर्द गिर्द भी और इस साइड वाले के इर्द गिर्द, दोनों के इर्द गिर्द जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद न्यूक्लियोलस भी, इसमें भी न्यूक्लियोलस फिर से आ जाएगा वापस, इसमें भी न्यूक्लियोलस फिर से वापस आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो क्रोमेटिन था ना, क्रोमेटिन मटेरियल जो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो चुका हुआ था, वो फिर से अनकॉइल होके क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएगा। क्रोमोसोम फिर से जो है वो अनकॉइल होगा और क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल डिवीजन दो फेजेस में होती है ना, एक कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है और एक साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। तो न्यूक्लियस की तो डिवीजन हो गई, ये दो न्यूक्लियस हमारे पास सेल के अंदर बन गया। अब क्या शुरू हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। ये जो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जेली लाइक मटेरियल है ना, ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर इस तरह से एक फरो बन जाती है, घड़ा सा बन जाता है, और फिर वो क्या करता है कि वो जो है वो इनवर्ड आना शुरू हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, हमारे पास ये साइटोप्लाज्म भी जो है वो दो में डिवाइड हो जाते हैं, और इस तरह से एक सेल से हमारे पास जो है वो क्या बन जाएंगे, दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें अगर 46 थे तो इसमें 23 और इसमें 23 हो चुके हैं, क्योंकि हाफ क्रोमोसोम जब ये स्पिंडल ने खींचे तो आधे इस तरफ चले गए थे और आधे इस तरफ चले गए थे ना, और ये फुल क्रोमोसोम की फॉर्म में है। इस तरह से पूरे जो क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स दोनों अटैच है, पूरे क्रोमोसोम की फॉर्म में थे ये, और 23 जो है वो इधर चले गए थे और 23 जो है वो दूसरी साइड पे चले गए, हाफ हाफ हो गए, और एक पेरेंट सेल से इस वक्त अभी तक हमारे पास जो है वो दो डॉटर सेल्स बन चुके हैं। अच्छा, अब ना हम इसकी डायग्राम को देखते हैं, मियोसिस वन की डायग्राम को। ये सिर्फ मियोसिस वन के फेसेस है, पूरी मियोसिस की डायग्राम नहीं है, ये मियोसिस वन की डायग्राम है। और आपके पास ज्यादातर ना लॉन्ग क्वेश्चन में मियोसिस वन के ऊपर ही नोट लिखने के लिए आता है, तो आपने उस टाइम पे वो पूरा मियोसिस पे नोट लिखना है, जो पीछे हमने अभी इसके सारे फेजेस देखे हैं, उसके बाद आपने ये डायग्राम साथ बना देनी है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ना जो सेल है वो क्या है, वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में, यानी इस टाइम पे सेल जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा। अब उस कंडीशन में जब सेल नॉर्मल पड़ा हुआ है, इस टाइम पे देखें कि यहाँ पे एक सेंट्रोसोम है हमारे पास सेल में, एक ही सेंट्रोसोम होता है जिसके अंदर दो सेंट्रियूल्स होते हैं जो इस तरह से परपेंडिकुलर होते हैं 90 के एंगल पे। अब ये दो सेंट्रियूल्स का एक पेयर होता है जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। प्रॉपर इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, और जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में यूं स्प्रेड हुआ पड़ा है। अब जैसे ही इससे डिवीजन स्टार्ट करनी है, सबसे पहले तो ये जो सेंट्रियोल है ना, सेंट्रोसोम है, ये डुप्लीकेट हो जाएगा, दो सेंट्रोसोम बन जाएंगे, और एक जो है वो इस पोल की तरफ और एक दूसरे पोल की तरफ, मतलब एक इस किनारे पे और एक दूसरे किनारे की तरफ माइग्रेट हो जाएगा। और ये जो है ना क्रोमैटिन मटेरियल, ये कंडेंस होकर खुद को किसके फॉर्म में ले आएंगे, क्रोमोसोम की फॉर्म में।
उसके बाद ये तो प्रोफेज़ का ये जो स्टेज है ना, ये तो माइटोसिस में भी इस तरह से ही होता है। लेकिन प्रोफेज़ जो 1 है मियोसिस का, उसके अंदर एक और काम भी होता है जो कि माइटोसिस में नहीं होता, सिर्फ़ मियोसिस में होता है। और उसमें क्या होता है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक-दूसरे के क्लोज़ आ जाएँगे, साइनेप्सिस के थ्रू, साइनेप्सिस का प्रोसेस होगा। फिर इनके ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इनके ये ज़िप्ड अप होंगे और क्या कर देंगे, क्रॉसिंग ओवर होगी, यानी इनके दरमियान जो सेगमेंट्स है ना, वो एक्सचेंज हो जाएँगे, जिसकी वजह से क्या आती है, जेनेटिक वेरिएशंस। तो ये प्रोसेस सिर्फ़ मियोसिस में होता है कि जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्लोज़ आते हैं और इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, उनके दरमियान क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या फ़ेज़ है, हमारे पास है मेटाफ़ेज़ 1। उसमें क्या होगा कि ये जो स्पिंडल्स है ना, ये जो हमारे पास सेंट्रिओल्स ने स्पिंडल्स बनाए थे कि जब वो 2 पोल्स की तरफ माइग्रेट हुए सेंट्रोसोम, तो उनके दरमियान में क्या बने थे, स्पिंडल्स बने थे, स्पिंडल फाइबर्स। अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, आके इन क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होना शुरू हो जाएँगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो माइटोसिस है ना, उसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता था, तो उसके साथ एक इस पोल से आता था स्पिंडल, एक इस पोल से स्पिंडल आता था और उसके सेंट्रोसोम के साथ आके अटैच हो जाता था। लेकिन इसमें 2 क्रोमोसोम के पेयर प्रेजेंट है, इस तरह से टेट्राड बना हुआ है, 2 क्रोमोसोम के पेयर हैं, तो इसके साथ जो है वो 2-2 स्पिंडल अटैच होंगे। एक पेयर के साथ 2 स्पिंडल, 2 इस साइड से स्पिंडल जाएँगे, 2 इस साइड से वो इसके साथ अटैच होंगे, 2 इस साइड से स्पिंडल आए, 2 इस साइड से वो इसके साथ अटैच हुए। ये इस तरह से ना सेंटर में क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएँगे। ये सारे के सारे क्रोमोसोम इस तरह से पेयर बन जाएँगे। देखिए ना, टोटल 46 अगर क्रोमोसोम्स हैं, तो इस तरह का ये जो टेट्राड बनेंगे तो ये 23 बन जाएँगे ना टेट्राड। यूँ 23 के ये जो है ना बना हुआ पेयर, ये सेंटर में क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट एनाफ़ेज़ में क्या होता है कि ये जो स्पिंडल है ना, जिन्होंने इसके साथ आके अटैच हुए होते हैं, एक स्पिंडल इस साइड पे इसको पुल करता है और इस साइड वाला स्पिंडल इस साइड पे इसको खींचता है, तो क्रोमोसोम सेंटर से क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो हाफ क्रोमोसोम इस तरफ, हाफ क्रोमोसोम इस तरफ चला जाएगा। जब हमारे पास माइटोसिस थी, तो उसमें तो सिर्फ़ इस तरह से क्रोमोसोम था ना, तो एक इस तरफ चला जाता था और एक इस तरफ को चला जाता था। एक क्रोमैटिड इस तरफ को और एक क्रोमैटिड इस तरफ को चला जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि इस तरह से 2 क्रोमोसोम का, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो है वो पेयर बना हुआ है, तो जब ये हाफ-हाफ जाएगा ना, तो पूरा एक क्रोमोसोम इस तरफ और पूरा एक क्रोमोसोम इस तरफ चला जाएगा। लेकिन इनके दरमियान में सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज हो चुके हैं सिर्फ़। इसके कुछ सेगमेंट्स इसके साथ और इसके कुछ सेगमेंट्स इसके साथ एक्सचेंज हो चुके हैं, लेकिन एक पूरा क्रोमोसोम इस तरफ और एक पूरा क्रोमोसोम जो है वो इस तरफ चला जाएगा। अब ये एनाफ़ेज़ के दौरान हमारे पास इनकी क्या हो गई, इसको पुल हो गया और ये सेपरेट हो गए। अब टेलोफ़ेज़ में क्या होगा कि ये सेपरेशन तो हो चुकी है ना, हाफ क्रोमोसोम्स इस तरफ, हाफ क्रोमोसोम्स इस तरफ जा चुके हैं। अब माइटोसिस में क्या होता था कि ये जो क्रोमोसोम थे ना, ये सेंटर से टूट के आधा एक क्रोमैटिड इस तरफ और एक क्रोमैटिड इस तरफ, तो वो 46 के 46 क्रोमोसोम्स जो है वो मेंटेन रहते थे। बस एक आधे का एक क्रोमैटिड इस तरफ, आधे का एक क्रोमैटिड इस तरफ चला जाता था और बाद में क्या होता था, 46 क्रोमैटिड जिस तरफ होते थे इस तरह करते-करते और इसके पास भी 46 होते थे और एंड में जब उनके दरमियान जब इंटरफ़ेज़ होती थी डिवाइड होने के बाद, तो वो फिर अपना डुप्लीकेट कर लेते थे ना, यानी इसको, और पूरा कंप्लीट हो जाते थे। तो इसलिए हम कहते थे कि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मेंटेन रहते हैं, लेकिन मियोसिस में हाफ हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने पेयर बना लिया था और उस पेयर की वजह से हाफ जो था वो इस तरफ गए, हाफ इस तरफ गए, तो पूरा पूरा क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड हो गया, आधे क्रोमोसोम जिस तरफ और आधे क्रोमोसोम जिस तरफ, पूरे पेयर की फॉर्म में। यानी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच है। सिस्टर क्रोमैटिड्स तो सेंटर से हाफ ही नहीं हुए ना, दोनों अटैच है। तो 23 इस तरफ आ गए हैं क्रोमोसोम से, 23 इस तरफ आ गए हैं, पूरे एक पेयर की फॉर्म में सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो अटैच हुए हैं, पूरे दोनों के दोनों एक क्रोमोसोम कंप्लीट 23 इधर आ गए, 23 इधर आ गए, और इनके इर्द-गिर्द क्या बन जाएगी, फिर बाद में न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो भी बन जाएगा, न्यूक्लियोलस जिनका गायब हुआ था वो भी फिर से बन जाएगा, एक सेंट्रोसोम इस तरफ चला गया, एक सेंट्रोसोम जो है वो इस तरफ चला गया है। तो अब आपको ये प्रोसेस समझ आया कि किस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, वो हाफ हो गए। अब इसके बाद हमारे पास मियोसिस का जो है वो सेकंड फेज़ आ जाता है, जो कि है मियोसिस 2, और ये एग्ज़ैक्टली जो है वो माइटोसिस के जैसा ही है, सेम टू सेम। अभी तक हमारे पास क्या हुआ कि एक पेरेंट सेल था और मियोसिस का फेज़ 1 में, मियोसिस 1 में उस पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो बन चुके हैं, जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी हाफ हो चुका है। इसमें 46 थे और इसमें 23 और 23 ही हैं, और बिल्कुल जैसे इसके अंदर यूँ बिल्कुल क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में थे ना, इसके अंदर भी इसी तरह क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, सिंगल क्रोमैटिड्स की फॉर्म में ये नहीं है, पूरा-पूरा एक क्रोमोसोम है। 23 इसमें है, 23 इसमें है। अभी तक ये हुआ। अब आगे क्या होगा, इन दोनों जो डॉटर सेल्स हैं ना, इन दोनों के अंदर
मियोसिस 2 होगी जो कि सेम माइटोसिस की तरह है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, मेंटेन रहते हैं ना माइटोसिस में, तो इसी तरह मियोसिस 2 में भी मेंटेन रहेंगे और इस एक डॉटर सेल से भी फर्दर आगे 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे और इससे भी आगे जो है वो 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। जैसे इसमें 23 है तो इनमें भी 23 होंगे, इनमें 23 है तो इसमें भी 23 होंगे, तो 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे जिनमें क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा 23। लेकिन जैसे हमने माइटोसिस में देखा था ना कि किस तरह वो 23 मेंटेन रहता है, कि ये जो पूरा एक क्रोमोसोम है, ये जब हमारे पास हो रहा होता है ये वाला फेज एनाफेज 1, तो एनाफेज 1 के दौरान ये जब पुल करते हैं इसको तो हाफ जो है वो इस तरफ चला जाता है, हाफ इस तरफ, तो आधे जो है वो क्रोमेटिड्स इस तरफ आ जाते हैं एक सेल में और आधे क्रोमेटिड्स इस तरफ, यानी कि हाफ हाफ होके एक एक क्रोमेटिड जो है वो डिवाइड हो जाता है। इस तरह 23 क्रोमेटिड्स इस सेल में होंगे, 23 इसमें होंगे और फिर जब डिवीजन कंप्लीट होती है तो जब इंटरफेज का फेज शुरू होता है तो उसके एस फेज में ये इनकी डुप्लीकेट बना के अपना क्रोमोसोम कंप्लीट कर लेता है। तो ये अब हमारे पास जो फेज है ना वो ये वाला फेज है कि जिसमें अब इन 2 डॉटर सेल्स से जो मियोसिस 1 से बन चुके हैं उनसे आगे अब ये 4 डॉटर सेल्स बनने हैं मियोसिस 2 में जो बिल्कुल एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह है। तो इसको हम जल्दी-जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि माइटोसिस को हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि मियोसिस 2 में क्या होता है कि वो सेम माइटोसिस की तरह है। 4 इसके अंदर फेजेस है जैसे माइटोसिस में थे और क्या हमने निमोनिक याद किया था इसके लिए, पी मैट, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये मियोसिस 2 के फेजेस है ना, तो हम बोलेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। सेम माइटोसिस की तरह इसके भी प्रोफेज 2 में न्यूक्लियोलाई जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा और उसके अलावा जो न्यूक्लियर इन्वेलप यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इन्वेलप था, मेम्ब्रेन था, वो भी डिसअपियर हो जाएगा और अंदर जो डेंस एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोमिनेंट सा बड़ा डार्क कलर का, वो भी जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। फिर क्रोमेटिन भी कंडेंस होगा जो हमने बहुत दफा देख लिया कि क्या होता है कि जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो क्रोमोसोम जो है वो इस तरह से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़े होते हैं जिसे क्रोमेटिन कहते हैं और जब सेल डिवाइड होने शुरू होते हैं तो वो कंडेंस हो जाते हैं और वो कंडेंस होकर क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। सेंट्रियूल्स जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे और एक सेंट्रियूल जो है वो एक पोल की तरफ और दूसरा सेंट्रियूल दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा और उनके दरमियान में क्या बन जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स। ये हमने माइटोसिस में भी डिस्कस कर लिया और मियोसिस में भी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मेटाफेज 2 में क्या होता है, मेटाफेज 2 में ये होगा कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनके साथ काइनेटोकोर्स क्या है, वो स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम है ना, ये 2 क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स हैं, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और दोनों किसके साथ अटैच हुए हुए होते हैं, सेंट्रोमियर के साथ ना। तो सेंट्रोमियर जो है उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं स्पेशल, उनको क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। ये भी हमने माइटोसिस में बड़ी डिटेल से ये सब डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अब वो क्या करते हैं, उसको सेल के सेंटर में अलाइन कर देता है, इक्वेटर में, बिल्कुल सेल के इक्वेटर में ना ये सारे क्रोमोसोम जिस तरह से आके ना अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये मेटाफेज 2 में हमारे पास ये लाइन होंगे और फिर हमारे पास क्या बन जाएगी, मेटाफेज प्लेट बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एनाफेज 2 होता है जिसमें जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो पुल करना शुरू कर देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स को, यानी जो स्पिंडल फाइबर्स के साथ ये क्रोमोसोम जो है इस तरह से अटैच हुए हुए हैं, एक इस साइड से एक इस साइड से आके अटैच हुआ हुआ है। मियोसिस 1 में तो 2-2 स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए थे ना, क्योंकि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर बना हुआ था, 4 क्रोमेटिड्स थे, तो 2-2 स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच हुए थे। लेकिन माइटोसिस में एक ही स्पिंडल फाइबर आता है और मियोसिस 2 भी जो है वो माइटोसिस की तरह ही है। तो इसमें भी क्या होता है कि एक ही स्पिंडल फाइबर आके अटैच होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स को ये पुल करेगा, हाफ एक क्रोमेटिड इस तरफ चला जाएगा, एक क्रोमेटिड इस तरफ चला जाएगा, उसके साथ जो है वो पुल होके दोनों क्रोमेटिड्स जो है ना एक इस तरफ एक और एक दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा। एंड में फिर हमारे पास लास्ट फेज कौन सा होता है, टीलोफेज 2, और उसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो फिर से क्रोमेटिन की शेप में आ जाएंगे, यानी क्रोमोसोम अनकॉइल हो जाएंगे। पहले वो कंडेंस हुए थे ना, क्रोमेटिन कंडेंस हुए थे और क्रोमोसोम बना था। अब एंड पे क्या होगा कि क्रोमोसोम जो है वो फिर से अनकॉइल हो जाएंगे और क्रोमेटिन बन जाएगा। न्यूक्लियर इन्वेलप जो खत्म हुआ था वो भी फिर से डेवलप हो जाएगा, न्यूक्लियोलस भी फिर से वापस आ जाएगा। साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि साइटोप्लाज्म होता है जो सेल का, ये फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसके अंदर क्या बनने लग जाता है, फरो जो है वो गढ़ा सा इस तरह से बनने लग जाता है, फिर वो इनवर्ट चला जाता है और इनवर्ट जाके जो है वो साइटोप्लाज्म 2 में डिवाइड हो जाता है और इस तरह हमारे पास जो है वो 2 सेल्स बन जाते हैं, एक सेल से 2 सेल्स बन जाते हैं। और इस तरह से अब एंड हमारे पास क्या मिलेगा कि हमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे एंड में, और उनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो चुका है, हाफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है पेरेंट सेल और डॉटर सेल में, लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ
हाफ हो जाता है एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। अच्छा, ये आगे जो मियोसिस 2 की डायग्राम है ना, वैसे तो अगर आपने माइटोसिस की हुई है ना, तो आपको ये कोई भी मुश्किल नहीं लगेगी। बस आपने वही वाली डायग्राम एज इट इज बना देनी है। वो इस तरह सर्कल की फॉर्म में थी कि आपने स्ट्रेट बना देनी है। और इसमें ये हो रहा है कि उन्होंने ये दिखाया कि जैसे एक पेरेंट सेल था हमारे पास, और वो पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हुआ था और 2 डॉटर सेल्स बन गए थे ना मियोसिस 1 में। फिर मियोसिस 2 में इन दोनों डॉटर सेल्स में होगी ना मियोसिस 2 जो है वो इन दोनों डॉटर सेल्स में होगी। तो ये इन्होंने यही दिखाया कि ये 2 डॉटर सेल्स हैं, दोनों के अंदर इस तरह से मियोसिस 2 चलती आ रही है, और एंड में इससे भी हमारे पास फर्दर 2 बन गए और इससे भी 2 बन गए, और एंड हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 4 डॉटर सेल्स हमारे पास बन चुके हैं एक पेरेंट सेल से। तो ये सेम वही माइटोसिस वाला ही सब कुछ है कि सबसे दोनों के अंदर बिल्कुल सेम प्रोसेस चल रहा है इसी तरह से। लेकिन बस इसमें ये है कि क्रोमोसोम्स जो दिखाए गए हैं ना, वो सेगमेंट्स देखे एक्सचेंज हुए हुए क्रोमोसोम है। जो मियोसिस 1 में हमने देखा ना, सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं, बस क्रोमोसोम उस तरह से बना हुआ है हमारे पास। और इसी तरह से सेम यही होगा कि सबसे पहले जो प्रोफेज है उसके अंदर सबसे पहले क्रोमेटिन मटेरियल जो है उसकी कंडेंसेशन हुई, क्रोमोसोम बन गया। उसके बाद ये जो है सेंट्रोसोम्स ये डुप्लीकेट होके एक इस तरफ चला गया और दरमियान में स्पिंडल्स बन चुके हैं। फिर मेटाफेज में उन स्पिंडल्स के साथ क्रोमोसोम जो है वो अटैच होना शुरू हो जाएंगे सेंटर में, और ये मेटाफेज प्लेट बन जाएगी। एनाफेज में जो है वो इसको एक स्पिंडल इस तरफ पुल करेगा, दूसरा स्पिंडल दूसरी तरफ पुल करेगा, तो एक क्रोमेटिड इस तरफ और एक क्रोमेटिड इस तरफ चला जाएगा। दोनों में इसी तरह से हमारे पास हो रहा है कि एक क्रोमेटिड इस तरफ और एक क्रोमेटिड जो है वो उस तरफ चला जाएगा। टीलोफेज में फिर क्या होगा कि वो जो हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप जो थी वो फिर से आ जाएगी, ये जो न्यूक्लियोलस था ये भी फिर से आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, और इस तरह से हमारे पास जो है वो 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे एक सेल से। और एंड हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 4 डॉटर सेल्स बन चुकी हैं। और इसमें देखें क्रोमेटिड्स हैं, इसमें क्रोमोसोम नहीं है। मियोसिस 1 में डिवीजन के बाद भी वो क्रोमोसोम्स ही थे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो थे वो पेरेंट सेल में थे, और जो डॉटर सेल्स थे उनके अंदर कितने थे, 23 थे, और पूरे पूरे क्रोमोसोम्स थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि वही 23 का नंबर, अगर यहाँ पे 23 है तो एंड में भी 23 क्रोमोसोम्स का ही नंबर मेंटेन हुआ है। लेकिन क्या हो चुका है कि अब वो क्रोमोसोम के बजाय क्या बन चुके हैं, क्रोमेटिड्स बन चुके हैं। और आगे चल के फिर जब इंटरफेज आएगा तो एस फेज के दौरान ये इसको डुप्लीकेट करके अपना दोबारा सिस्टर क्रोमेटिड बना के खुद को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का हाफ होना जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, उनके अंदर क्या हो रही होती है, उसके अंदर मियोसिस हो रही होती है। अब क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन होती है तो एक पेरेंट सेल और एक जो है वो मदर सेल मिलता है, यानी एक फादर सेल और एक मदर सेल जो है वो क्या होता है, जो फादर का सेल होता है उसको हम कहते हैं स्पर्म। अच्छा, और जो मदर सेल होता है उसे हम कहते हैं एग। तो एक स्पर्म और एक एग हमारे पास जो है वो मिलता है, और उससे हमारे पास क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जो कि सिंगल सेल होता है जिसने आगे चल के बेबी वगैरह की डेवलपमेंट करानी होती है। अब स्पर्म और एग के अंदर क्या होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स। ये जो हमारे पास बने हैं इन सब में 23 है ना, यही तो गैमीट्स हैं, स्पर्म्स और एग्स हैं। तो हमारे पास इनमें जो है वो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जो फादर से आया 23 क्रोमोसोम्स वाला और जो मदर का है 23 क्रोमोसोम्स, ये दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनेगा। तो इन दोनों के मिलने से जो जाइगोट बना वो 46 क्रोमोसोम्स का है, क्योंकि 23 और 23 ऐड होकर कितने हो गए, 46। अगर यहाँ पे मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ ना होते तो स्पर्म में भी 46 होते और एग में भी 46 क्रोमोसोम्स होते, और मिलते तो जाइगोट क्या हो जाता है, 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो 92 तो नहीं होते ना, एक नॉर्मल इंडिविजुअल में तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसलिए स्पर्म और एग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का हाफ होना जरूरी है, ताकि जाइगोट में, ताकि जब वो मिले तो जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो 46 हो जाए नॉर्मल। अच्छा, अब आगे हमारे पास टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, यानी मियोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, क्या फायदा हो सकता है मियोसिस का हमें। जिसके 2 पॉइंट्स हैं, और ये आपके पास ना लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। मियोसिस की सिग्निफिकेंस ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। अच्छा, मियोसिस की पहली जो सिग्निफिकेंस है ना वो क्या है कि मियोसिस जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या रखती है, मेंटेन्ड रखती है, यानी बरकरार रखती है। एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर ना 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब अगर मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ ना हो तो फिर वो तो डबल होते जाए ना, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन्ड ही ना रहे। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, फिर माइटोसिस जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। इस तरह से जो है वो क्रोमोसोम्स का नंबर 46 पे मेंटेन रहते हैं। और वो जब स्पर्म और एग मिलते हैं 23 क्रोमोसोम्स वाले, और वो 46 वाला जाइगोट बना देते हैं, और वो जाइगोट ही आगे चल के पूरा इंडिविजुअल बनाता है ना। अगर मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन ना हो तो फिर हर दफा हर इंडिविजुअल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो।
अच्छा, अब ये एनिमल सेल्स की बात की हुई है, नीचे जो है वो प्लांट सेल्स की बात की हुई है। तो एनिमल्स में हम देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर जो है ना वो स्पेशल सेल्स होते हैं, मखसूस सेल्स होते हैं जो कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल होते हैं और उनमें क्या होती है, मायोसिस होती है। बाकी जो सारे सेल्स हैं जिन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, जो बाकी पूरी बॉडी के सेल्स हैं, उनमें क्या होती है, उनमें माइटोसिस होती है। अच्छा, अब ये जो 4 हमने देखे ना डॉटर सेल्स बने हैं हमारे पास, ऊपर अभी हमने 4 डॉटर सेल्स देखे ना बनते हुए, इनको हम क्या कहते हैं, गैमीट्स कहते हैं। चारों डॉटर सेल्स को गैमीट्स कहते हैं और गैमीट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। पेरेंट के अंदर जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, गैमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। और इसमें जो है वो पेयर नहीं होते। पेयर का मतलब क्या है कि जैसे इस तरह क्रोमोसोम का एक पेयर होता है ना, इस तरह से पेयर के फॉर्म में नहीं होते बल्कि सिंगल क्रोमेटिड होता है। सिस्टर क्रोमेटिड्स का जो है ना वो पेयर नहीं बना हुआ होता। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और साथ में जो है वो पेयर भी नहीं होता। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि जो मेल है ना, मेल का स्पर्म और जो फीमेल का क्या है, एग है, ये दोनों गैमीट्स जो है, मेल के गैमीट्स और फीमेल के गैमीट्स जो है वो दोनों ज्वाइन करते हैं, यानी फादर के और मदर के, वो दोनों जो है वो ज्वाइन होते हैं और क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या हो जाता है कि जो ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना वो रीस्टोर हो जाता है, वो फिर से वापस आ जाते हैं किसमें, जाइगोट में। क्योंकि अब हमने गैमीट्स में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो चुके हैं, 23 है ना, तो इसका मतलब जो फादर है उसके गैमीट्स में भी 23 क्रोमोसोम्स हैं और जो मदर के गैमीट्स हैं, एग्स हैं, उनमें भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। और जब ये दोनों मिलेंगे तो इनके मिलने से जो ये जाइगोट हमारे पास बना, तो 23 और 23 कितने होते हैं, 46। तो जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिर से सेम हो गए। अब जाइगोट में जो है वो बहुत सारी सेल डिविजन्स होंगी, बहुत सारी माइटोसिस आगे पूरी लाइफ टाइम जो है वो चलती जाएंगी पूरे इंडिविजुअल में। और फिर एक इस सिंगल सेल से, जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल, और इस सिंगल सेल से क्या बन जाते हैं हमारे पास, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं। क्योंकि माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहता है ना, तो नॉर्मली जो है वो बॉडी में आगे चल के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए कौन सा प्रोसेस होता रहता है, माइटोसिस का। और सिर्फ रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, मायोसिस होता है। अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, इसमें ना स्पेशलाइज सेल्स होते हैं फ्लावर्स के अंदर। जैसे ह्यूमंस की भी बॉडी में स्पेशल ऑर्गन्स है ना जिनमें ये मायोसिस का प्रोसेस हो रहा है, इसी तरह से फ्लावर्स में भी स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे क्या होता है, मायोसिस होता है। अब उधर भी इसी तरह से डॉटर सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन उन्हें क्या कहते हैं, हम स्पोर्स कहते हैं। प्लांट ह्यूमंस में क्या कहते थे, गैमीट्स कहते थे डॉटर सेल्स को, लेकिन फ्लावर्स में उन्हें क्या कहा जाता है, स्पोर्स कहा जाता है। इनमें भी सेम इसी तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। अच्छा, अब फ्लावर्स में लेकिन क्या डिफरेंट बात होती है कि ये जो स्पोर्स है ना, ये बिल्कुल एक नई जनरेशन बना देते हैं फ्लावर के अंदर। उस जनरेशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गैमीटोफाइट जनरेशन। स्पोर्स से क्या बन जाते हैं हमारे पास, गैमीटोफाइट जनरेशन बन जाती है। और ये जो गैमीटोफाइट की जनरेशन होती है ना, फिर वो गैमीट्स बनाती है माइटोसिस के थ्रू, और उसके बाद वो गैमीट्स जो हैं वो ज्वाइन होते हैं, जाइगोट बनाते हैं इसी तरह से। और जाइगोट में जो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिर से दोबारा से सेम हो जाते हैं और फिर जाइगोट में माइटोसिस होती है और नया प्लांट बनता है। अब क्या बात समझ आई कि जो ह्यूमंस है ना, उनके अंदर तो डायरेक्टली हमारे पास जब मियोसिस हो गई तो एंड रिजल्ट हमें गैमीट्स का मिल गया। और फिर उसमें फिर गैमीट्स जो है वो डायरेक्ट क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स और जाइगोट बना देते हैं, इस तरह होता है। लेकिन फ्लावर्स में ये होता है कि पहले स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर्स जो है वो फ्लावर, ये जो डॉटर सेल्स होते हैं ना, स्पोर्स कहते हैं, फ्लावर के अंदर ही ग्रो करते हैं, गैमीटोफाइट बना देते हैं। फिर वो गैमीटोफाइट जो है वो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर गैमीट्स जो है वो जाइगोट बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, मिलते हैं मेल और फीमेल गैमीट्स और जाइगोट बनाते हैं, और फिर वो जाइगोट जो है वो नया प्लांट बनाता है। पहले स्पोर्स बनते हैं फ्लावर्स में। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि जो दूसरा हमारे पास सिग्निफिकेंस है ना मियोसिस का, वो क्या है कि मियोसिस की वजह से जेनेटिक क्या आ जाती है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है, नई नई टाइप की चीजें बनना, जेनेटिक जीन्स के अंदर जो है वो डाइवर्सिटी आ जाती है, यानी वैरायटी आ जाती है, डिफरेंट काइंड्स हो जाती है। एक ही फैमिली के अगर 3 बहन भाई हैं, एक ही पेरेंट्स से वो पैदा हुए हैं सबके सब, यानी एक ही पेरेंट्स तो सेम है ना, और 3-4 बहन भाई हैं अगर, लेकिन सबके सब बिल्कुल एक जैसे तो नहीं ना होंगे, सबके फेस में, फीचर्स में, अगर एक जैसी शक्लें भी होती है ना, मिलती जुलती भी, तो वो भी मिलती जुलती होती हैं, एग्जैक्ट नहीं होती सेम, जब तक वो आइडेंटिकल ट्विंस ना हो। ये भी एक एक्सेप्शनल केस होता है। अच्छा, हैबिट्स सबके डिफरेंट होती हैं, बॉडी के फीचर्स, किसी की हाइट लंबी होगी, किसी की हाइट छोटी होगी, किसी का मुंह लंबा होगा, किसी को छोटा होगा, इस तरह भी किसी का रंग ज्यादा गोरा होगा, इस तरह हैबिट्स भी डिफरेंट होती हैं, यानी सोचने समझने की सलाहियत भी डिफरेंट होती है, आईक्यू लेवल डिफरेंट होते हैं। तो ये जो सारी डाइवर्सिटी आती है ना,
ये मेयोसिस की वजह से आती है और ये किस टाइम पर आती है, जब प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान जब प्रोफेज 1 में हमने देखा ना कि ये जो 2 थे हमारे पास क्रोमोसोम्स जो डिफरेंट, ये एक होमोलोगस और ये एक होमोलोगस, ये आपस में पास आए, साइनेप्सिस हुई, फिर इसके और इसके सेगमेंट्स आपस में एक्सचेंज हो गए, तो क्रॉसिंग ओवर हो गई ना, इसके कुछ जीन्स इधर चले गए, इसके कुछ जीन्स इधर हो गए, तो मिक्सिंग मिक्सिंग सी हो गई। अच्छा, तो हर क्रोमोसोम जो है गैमीट्स के अंदर, उसके अंदर डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स है, यानी जितने भी क्रोमोसोम है सबके अंदर सेट ऑफ जीन्स तो क्या है, डिफरेंट है ना, यूनिक है एक दूसरे से। लेकिन जब ये डाइवर्स गैमीट जो है वो दो पेरेंट्स के कंबाइन कर जाते हैं, यानी मदर के और फादर के ये कंबाइन करते हैं, तो उसके नतीजे में जब जाइगोट बनता है तो वो दोनों पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होता है, यानी उसके अंदर मिक्स फीचर्स होते हैं, कुछ मदर के, कुछ फादर के, और कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो अपने होते हैं, डेवलप्ड होते हैं बीच में से। तो इस तरह से हमारे पास मियोसिस की वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाती है पॉपुलेशंस में, वरना तो पूरी पॉपुलेशन एक जैसी होती ना, सेम टू सेम होती। अगर मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर ना होती तो सारे के सारे जो इंसान है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे होते हैं। आगे जो इसकी डायग्राम है ना, ये आपको वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इजी सी ये है कि यहाँ पे इन्होंने हमें ये गैमीट्स दिखाए हुए हैं बन रहे हैं कि अब ये जो है वो समझ लें ये फादर के हैं और ये मदर, ये फादर के हैं और ये मदर के हैं। इसी तरह से ये हुआ ना कि फादर के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे इस तरह ये डिवाइड हुए, 4 हमारे पास जो है वो गैमीट्स बन चुके हैं। यानी इसके अंदर अब आप देख सकते हैं ना, ये 1 2 2 क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम्स है ना इस तरह, और इसके अंदर जो है वो सिंगल है, और आगे से जो है वो ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में है और ये जो है वो क्रोमैटिड्स की फॉर्म में सेपरेट हुए हुए, इनके दरमियान कोई जो है वो सेंट्रोमियर नहीं है जो इनको जोड़ रहा हो, क्रोमैटिड्स की फॉर्म में सेपरेट हुए हुए और यहाँ पे ये इनके सेगमेंट्स भी एक्सचेंज हुए हुए हैं। और इसी तरह से मदर में भी सेम यही हुआ है, और फिर फादर का ये वाला फॉर एग्जांपल सेल जो है वो एक गैमीट मिला, और मदर का इसमें से ये वाला गैमीट जो है वो मिला, और इनके मिलने से हमारे पास क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया। और जाइगोट के अंदर आप देख रहे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर की, कुछ मदर की, ये आपको इन कलर्स से पता चल होगा, कुछ फादर के कलर्स, कुछ मदर के कलर्स और कुछ अपने न्यू डेवलप्ड कलर्स बीच में बन के, तो जाइगोट जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी है और कुछ अपनी भी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी वजह से हर ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। अच्छा, आगे उन्होंने हमें नीचे जो है ना वो एरर्स बताए हुए हैं मियोसिस में, कि मियोसिस में जो है ना वो क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या एरर्स हो सकते हैं मियोसिस के दौरान। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं मियोसिस 1 के दौरान, जब मियोसिस 1 हमने देखा उसमें क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और जो मियोसिस 2 है उसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मियोसिस 1 में कौन सेपरेट होता है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और मियोसिस 2 में कौन सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं। ये देखिए जो मियोसिस 1 का एनाफेज है उसमें कौन सेपरेट हो रहा है, पूरे पूरे, क्योंकि ये तो क्रोमोसोम ही मिल के, 2 क्रोमोसोम जो हैं, 2 होमोलोगस मिल के जो है वो पेयर बना के, टेट्राड बना के यहाँ पे पड़े हुए हैं ना। तो जब यहाँ पे सेपरेशन होती है तो क्योंकि 2 क्रोमोसोम्स हैं तो पूरे पूरे 2 क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम्स की फॉर्म में यहाँ पे क्या होती है, सेपरेशन होती है। लेकिन मियोसिस 2 में तो ऐसा कोई टेट्राड नहीं बनता ना, उसमें तो क्रोमोसोम ही होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। तो जब ये सेपरेट होते हैं तो एक क्रोमैटिड जो है वो इस तरफ चले जाते हैं और एक क्रोमैटिड इस तरफ चला जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मियोसिस 1 के में जो है वो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, लेकिन मियोसिस 2 में कौन सेपरेट होते हैं, क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं तो एक ये क्रोमैटिड है और एक ये क्रोमैटिड है ना, तो क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन मियोसिस 1 में तो ये होता है ना कि दोनों क्रोमोसोम्स, ये 2 क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो एक क्रोमोसोम इधर चला गया, एक क्रोमोसोम इधर चला गया। तो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, लेकिन मियोसिस 2 में जो है वो कौन सेपरेट होते हैं, एक क्रोमोसोम के अंदर ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये सेपरेट होते हैं। तो ये जो सेपरेट होने का प्रोसेस है ना, इसे हम कहते हैं डिसजंक्शन। ये आपने याद रखना है, ये डिसजंक्शन की डेफिनेशन भी है। इसे हम कहते हैं डिसजंक्शन। जंक्शन कहते हैं ना जोड़ को, सही है, तो डिस क्या होता है, टूटना, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसजंक्शन। लेकिन अक्सर जो है वो क्या हो जाता है, नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। इसकी वजह से जो डॉटर सेल्स हैं, नहीं कि वो डिसजंक्शन नहीं होते ना, वो सेपरेट नहीं हो पाते, ना क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ना क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं, ये सेपरेशन नहीं हो पाती। तो इस नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो डॉटर सेल्स एंड में हमारे पास गैमीट्स बनते हैं, तो किसी में ज्यादा चले जाएंगे क्रोमोसोम्स का नंबर और किसी में जो है वो कम हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इक्वल नहीं होगी। जैसे अभी तो 46 से 23 हुई थी ना, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग हो जाएगी। क्या पता किसी में 20 चले जाए और किसी में 26 चले जाए। इस तरह से जो दोनों डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो किसी में ज्यादा चले जाएंगे और किसी में जो है वो कम चले जाएंगे। नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिर वो नहीं रहेगा। तो इस तरह के जब गैमीट्स फ्यूज करते हैं, यानी कि अब देखें ना पेरेंट सेल में जब ये गैमीट्स बने, तो अगर फॉर एग्जाम्पल फादर से जो गैमीट आया उसमें 20 क्रोमोसोम्स से, चले मदर वाला
वाला तो नॉर्मल था, 23 वाला था, और फादर वाला एबनॉर्मल आ गया, एक 20 वाला आ गया। तो अब जो जाइगोट बनेगा उसमें कितने होंगे? उसमें तो 43 क्रोमोसोम्स होंगे, उसमें तो 46 नहीं होंगे। तो नॉर्मल ह्यूमन में कितने होने चाहिए? 46 होने चाहिए। अब ये जो 43 क्रोमोसोम्स वाला बच्चा होगा ना, ये जो है वो एबनॉर्मल होगा, मेडिकली जो है उसके अंदर बहुत सारी इश्यूज होंगे बहुत ज्यादा। तो वो एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ वो बच्चा पैदा होगा। अगर फादर में या मदर में किसी में भी ये इस तरह से नॉन डिसजंक्शन हो जाए और डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ना हो क्रोमोसोम्स की, तो जो है वो क्रोमोसोम्स का नंबर क्या पता है, फादर से 26 वाला आ जाए, मदर का चलो नॉर्मल ही हो 23 हो, और फादर का 26 वाला हो, तो हमारे पास कितने सारे बन जाएंगे? 20, 40, 46, 49 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो नॉर्मल से तो ये नंबर जो है वो खत्म हो गया ना, नॉर्मल तो नहीं रहा। तो ऐसा जाइगोट जब डेवलप होता है, ऐसा बच्चा जब बड़ा होता है, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग है, यानी जो उसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग बनता है, जो बच्चा बनता है, इसे एक सिंगल जाइगोट की वजह से, उसमें बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं ऐसे बच्चों में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि आपके अगले लेक्चर्स की अपडेट साथ साथ मिलती रहे।